देखिए, अगर मैं कहूँ एपिलेप्सी तो शायद आप रिलेट ना कर पाए, लेकिन अगर मैं कहूँ मिर्गी, सीजर्स, या फिर गांव की भाषा में कहें तो भूत प्रेत की बाधा, तो शायद आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। जोहार। बिग एफएम से मैं हूँ रांची की राशि। और आज हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी की। देखिए, एपिलेप्सी के साथ रहना अपने आप में एक बहुत यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस लेकर आता है, लेकिन ऑफ कोर्स सही गाइडेंस, सही ट्रीटमेंट से आप इसको मैनेज कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मिधा। चलिए उन्हीं से उनका परिचय लेते हैं। डॉक्टर, प्लीज अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते। राशि जी के दर्शक और बिग एफएम के दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार। मैं डॉक्टर जितेश मिद्धा करेक्शन करना चाहूंगा, न्यूरो सर्जन हूँ एंड आई एम अवेलेबल एट ऑर्किड मेडिकल सेंटर। जैसा कि राशि जी ने काफी डायरेक्टली बोल दिया, भूत प्रेत की बीमारी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो ये एपिलेप्सी है, सबसे पहला और सबसे लड़ने वाली चीज तो हमें यही है कि हम इसे बीमारी जो है इसे उसी का डेजिग्नेशन दे। उससे ऊपर और उससे ज्यादा देखना और डराना बहुत डर की बात और बढ़ा देता है। तो इस बीमारी को जो जितनी देखी जाए उतनी ही अच्छी है। वेल, डॉक्टर जितेश, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मैंने इसीलिए जानबूझ के ये पॉइंट भी उठाया था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एपिलेप्सी से रिलेट नहीं करते, लेकिन वहीं पे अगर उन लोगों, जब वो ऐसी कोई बीमारी देखते हैं या लोगों को देखते हैं कि उनको सीजर्स हो रहे हैं और उनको ये बताया जाए कि मिर्गी है, या फिर कई बार उनके दिमाग में ये होता है कि भाई कहीं इसको कुछ वैसे सुपरस्टिशियस बीमारी तो नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल, एपिलेप्सी है क्या, और एक ओवरव्यू दीजिए हमें कि क्या होता है इसमें और कैसे हमारी डेली लाइफ इम्पैक्ट करता है ये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बात ये है कि एक आम आदमी को समझ में आना चाहिए कि ये चीज उनके साथ हो क्या रही है। ठीक है। तो कई बार जो मैं सिर्फ मिर्गी रोग के बारे में और एपिलेप्सी के बारे में अपने आप को सबसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं कुछ नहीं बता पा रहा हूँ या मेरी बातें कुछ समझ नहीं आ पा रही है, बाय डिफॉल्ट वो लैंग्वेज आ चुकी है, तो आप प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा। आई ट्राई टू डिकोड इट एज सिंपल एज पॉसिबल। जी तो सर। एपिलेप्सी जो बीमारी है, अपने में कभी किसी को झटका आता है, तो ये झटका से हाथ पैर का अपने आप झटका होना, साथ ही साथ में कई बार बेहोश भी हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन है गांव के सिनेरियो में, या ये कह लीजिए जहां पे शिक्षा उतनी नहीं प्रमाणित हुई है कि आदमी इस चीज को बताना नहीं चाहता है, इससे बचना चाहता है। अगर देख लिया अपने भाई में, अच्छा हुआ, ठीक है, क्या बताना है, ठीक है, अब मेरा भाई एकदम ठीक ही है, पानी पी लिया, हो गया सब ठीक। नहीं, ये एक बार भी काफी बार ये यंग एज में ही शुरू होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इन द अर्ली टीन। ठीक है। राइट। और कई बार ये बड़ों में भी देखा जाता है। हर चीज के कारण अलग अलग है, हर एज ग्रुप का कारण अलग है। मी बीइंग अ न्यूरो सर्जन, मैं स्पेसिफिकली एपिलेप्सी के वैसे पेशेंट्स से डील करता हूं जो या तो किसी और कारण से एपिलेप्सी हो रही हो, प्राइमरी एपिलेप्सी का कोई कॉज ना पाया गया और बहुत दवाइयों के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे हो, तो उनको ऑपरेशन करके भी ठीक किया जा सकता है। या मेरे पेशेंट्स वैसे होते हैं, या मेरे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ट्यूमर होगा, ब्रेन ट्यूमर है, वो ट्यूमर छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे जगह पर है जहां से हमारे हाथ पैर कंट्रोल हो रहे हैं। तो उस जगह राइट। पे होने के कारण वो पूरे शरीर में एक एपिलेप्सी का फॉर्म लेता है, सीजर कॉज करता है। तो ओके, इसमें नाउ दैट मेक्स सेंस। ये समझने की जरूरत है, जब भी हाथ पैर के झटके आए बहुत बार अब नॉर्मली, तो एक बार कंसल्ट जरूर करें। पेशेंट जरूरी नहीं है हर बार बेहोश होगा, बेहोश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हाथ पैर के कोई अबनॉर्मल मूवमेंट एक बार जरूर न्यूरो फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन को दिखाना जरूरी है। वाह, तो यानी कि आपने तो एक ही बार में पूरी इसकी जो धारणा है वो थोड़ी सी बदल दी है हमारे दिमाग में, ऑब्वियसली। सर, थोड़ा सा ये बताइए कि एक तो ये डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है अगर किसी को एपिलेप्सी है तो, और दूसरा ये कि अगर हम बात करें कि कॉमन मिथ्स और मिसकंसेप्शंस की, तो एपिलेप्सी को लेके क्या है वो कॉमन ऐसे मिथ्स जो आपने अभी तक देखे या सुने। देखिए, मैं इसको दो भाग में बांटना चाहूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रीटमेंट के मिथ्स भी बहुत सारे हैं जो हमारे सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं, एंड कारण ये समझने के कि किस कारण से एपिलेप्सी हो रही है ये जानना भी लोग नहीं चाहते हैं। तो प्रॉब्लम दोनों ही तरफ है, तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो जो राइट। एपिलेप्सी की बीमारी है,
ये दो कारणों से हो सकती है। एक बार कई मतलब आइट्रोजेनिक या मतलब इडियोपैथिक, सॉरी आइट्रोजेनिक को एडिट कर लीजिएगा, इडियोपैथिक एपिलेप्सी की बीमारी दो तरीके से हो सकती है। पहला हुआ इडियोपैथिक। कई बार क्या होता है कि कहाँ से एपिलेप्सी हो रही है, कहाँ से अब नॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहाँ से शुरू हुई, वो हमें पता ही नहीं चला। एंड ऐसे ऐसे शख्स को हमको मैनेज करने के लिए सिर्फ दवाइयाँ काफी होती हैं, कोई ज्यादा चीज जरूरत नहीं है। हमारे पास दवाइयों के भी ढेर आ चुके हैं, मतलब देर आर डिफरेंट क्लास ऑफ मेडिकेशन विच एक्ट ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स। तो इतनी दवाइयां हैं जिसको हम लोग सही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक एपिलेप्सी के पेशेंट को दे करके बहुत सालों तक सीजर फ्री रख सकते हैं एंड पेशेंट को ये बीमारी से मुक्त कर सकते हैं सिर्फ दवाइयों पे। लेकिन उसका इलाज जो है टाइम से शुरू होना बहुत जरूरी है। साथ ही राइट। साथ कई बार क्या होता है कि एक दवाई दी, काम नहीं किया, उसका डोज बढ़ाया, फिर दूसरी दवाई दी, वो काम नहीं किया तो उसका डोज बढ़ाया। कई बार तीन दवाई चार दवाइयां साथ में लगती हैं, लेकिन पॉलीफार्मेसी एक बार में ही शुरू कर देना चार दवाइयां, ये भी गलत है। तो एक सर्टिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास अगर आप जाते हैं तो उन्हें इस चीज का अंदाजा होता है कि किस दवाई को कितना मैक्सिमम तक ले जाएं, फिर दूसरी दवाई उठाएं। ये चीज बहुत जरूरी है इसके ओवरऑल ट्रीटमेंट को मेडिकली निकालने के लिए, कि हमें ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। इसके साथ ही साथ मैं इसका नेक्स्ट स्टेप बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए किसी को बहुत समय से एपिलेप्सी है, ऐसे भी वेल अवेयर पेशेंट होते हैं जो चाहते हैं कि हम सब कुछ खा रहे, हमारा लाइफ अच्छा रहे, तो हमको दवाई के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है या दवाइयों के साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो क्या करें? तब यहाँ से न्यूरोसर्जन का रोल ज्यादा बढ़ जाता है। फिर इस अभी यहाँ तक में काफी कम ऑपरेशंस थे, लेट अस टॉक अबाउट 10 साल पहले तक। बट आज जो हमारे पास डोमेन में इतने ऑपरेशंस आ गए हैं, आप सुने हुए होंगे डीप ब्रेन सर्जरी बोल करके भी, जिसमें जी। हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। उसमें कोई मेजर ऑपरेशन नहीं है, बट आपको जा करके सही जगह पे इलेक्ट्रोड लगाने हैं जहां पर से आपका डिस्चार्ज प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रोड लगा के लीजन बना देते हैं। एंड एक बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम है, आपके गर्दन में ही यहाँ पे बैटरी रहती है, एंड इट डिस्चार्जेस, एंड वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने देती है, देखती रहती है, उस जगह को मॉनिटर करती रहती है, एंड इट डिस्चार्जेस ऑन अ गुड टाइम। तो जो आधुनिक चीजें आ चुकी हैं पूरे दुनिया में, हमें उसका लुत्फ उठाना चाहिए इस समय, ठीक है। एंड अब मैं दूसरे तरफ आना चाहूंगा इसका, जो कि आ जाता है कई बार जब हम एपिलेप्सी का या ये मिर्गी रोग का, मैं इसको भूत वाली बीमारी अब नहीं बोलूंगा एक बार भी, ठीक है। जी। तो जब हम मिर्गी रोग का कारण ढूंढ रहे होते हैं, कई बार ब्रेन में लेटस से 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर आ गया, तो जो 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर दिखते हैं, ये काफी हम्म। इजी क्योर हो गए। ये आपको एंटी एपिलेप्टिक दवाई पे रखेंगे हम, वो ट्यूमर को निकाल देंगे, फिर 6 महीने वो जी। दवाई धीरे धीरे टेपर करेंगे, एंड यू आर डिजीज फ्री, यू आर ट्यूमर फ्री, एंड यू आर डिजीज फ्री। तो ये जो चीजें हैं ये तभी पता चलेंगी जब आप पेशेंट को, जब इस चीज से उठना पड़ेगा कि हम एक बार डॉक्टर को दिखाएं, हम अपने बहकावे से हटें। नहीं तो क्या होता है, जो इंडियन पेशेंट है जो जागरूक नहीं है, वो आराम से छोड़ करके रखता है, एंड इसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट काफी पड़ता है। सर, कॉमन कौन से मिसकंसेप्शंस हैं जो आपके सामने आए हैं अभी तक, ट्रीटमेंट में भी और बीमारी को लेके भी? हाँ जी, मिसकंसेप्शंस तो कॉमन सबसे पहले आया है कि ये जो, सॉरी, ट्रीटमेंट में तो बीमारी को लेकर के आया है कि भूत अंदर आ गया। उसके अलावा सबसे पहले यही, उसके अलावा ये होता है कि कई लोग इसको अवॉइड करना चाहते हैं। वो जी। मिसकंसेप्शन अपने घर का ही बना लेते हैं कि ये खाया था इसीलिए ये हुआ है, पिछले बार भी यही खाया था इसीलिए ये हुआ है। ये जी। सबसे कॉमन आते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर उनको करना क्या होता है कि जो कई बार हम हाथों में पूरा मार्क्स देखते हैं, मतलब जी। फायर मार्क्स, उन लोगों को ये समझाया जाता है कि फायर लगाओगे तो ये चीज नहीं होगा तुम्हें, ठीक है। एंड इट इज दांत रियली, में चम्मच लगा देना। दांत में चम्मच लगा देना, मतलब दांत में चम्मच तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन वो एक या दो जन देखता है, लेकिन जब पूरा गांव या मोहल्ला देख रहा होता है ना, तो उसके लिए और एग्जेजरेट करके करते हैं।
जी। तो कभी बर्न कर देना। तो मैंने तो बहुत पेशेंट देखे जिनके चेस्ट पे बर्न मार्क्स हैं, जिनके रिस्ट पे, हाथ में, फोरआर्म में बर्न मार्क्स है, जस्ट टू जी। अवॉइड, अब्डोमेन में बर्न मार्क्स है, जस्ट टू अवॉइड दिस, कि हम डॉक्टर पास नहीं जाएंगे, आप इसको किसी और तरीके से ठीक कर दो। तो और सर प्रॉब्लम एक जो यही सबसे है। कॉमन मार्केट में मैंने देखा है वो है लोगों को चप्पल या जूते सुंघाना। हाँ जी। कहते हैं इससे भी सीजर्स कम हो जाएंगे, अगर स्मेली उनको कुछ सुंघाओगे तो दे विल कम आउट ऑफ इट। क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं मैम, देखिए, हर एक चीज जो भी मिथ है ना, उसका कहीं ना कहीं साइंटिफिक लॉजिक पहले होता था। ठीक है। ओके। ये उससे मतलब ये है कि सच से इतना दूर जा चुके हैं कि उसका कुछ कहना नहीं है। सो प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट, तो ये जो सुंघाने वाली चीज है ना, एक्चुअली ऑफ ऑल द सेंस ऑर्गन, जो हमारा सबसे ज्यादा क्लोज टू मेमोरी या क्लोज टू लिम्बिक सिस्टम है, वो सेंस ऑफ स्मेल है। ठीक है। तो वो उस कारण से लोग शुरू हुआ होगा। आजकल इस यहाँ तक पहुंच गया कि जूते मोजे सुंघाओ तो ठीक होंगे। तो इट इज सर वेरी लॉजिक तो डिफिकल्ट टू नहीं है। से। हाँ जी। ओके। तो क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग आवर लाइफस्टाइल विथ एपिलेप्सी, तो क्या ऐसे हम लोग कुछ की एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं लाइफस्टाइल में ताकि एपिलेप्सी वाले स्टेबिलिटी से लाइफ लीड कर सके, ट्रिगर्स अवॉइड कर सके? ट्रिगर स्पेसिफिकली मैं ये बताना चाहूंगा, जो लाइट होती है, काफी ज्यादा ब्राइट लाइट, एंड लाइट का एक्चुअली में जलना बुझना, जैसे कि हमारे डीजे में होता है ना, तो राइट। दैट काइंड ऑफ थिंग कैन ट्रिगर। ठीक है। एंड स्पेसिफिकली लाउड नॉइसेस ऑल्सो, ये सारे ट्रिगर एक्ट कर सकते हैं, बट नॉट इवन नेसेसरी। एंड प्रॉब्लम ये होती है कि लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमें करना है, वो हमारे और हमारे आसपास वालों के लिए सेफ्टी के लिए करना है। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो जनरली जो एज ग्रुप इसमें पड़ता है एपिलेप्सी की बीमारी में, दैट इज फ्रॉम 10 to 30 years, जो पहली बार जिसको समझ में आया है। तो अगर आप आज अपने भाई या बहन जो उस एज पे है उसको बोलोगे कि नहीं भाई, तू कल से बाइक स्कूटी नहीं चलाएगा, कल से फ्रेंड्स के साथ जाएगा, तो यू हैव टू बी केयरफुल, कल, तो देर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट इन देयर लाइफ विच वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, जो पेशेंट कर रहा है। कि मतलब अगर वो कई बार पेशेंट बता दे अपने दोस्तों को, तो अगर हेजिटेंट नहीं है तो बता दे, कितने बार तो शर्म के कारण नहीं बताता है। तो जब तक हम ये बातें रोज रोज सबके साथ नहीं करने लगेंगे, तब तक हमारे पास यही चीज रहेगा कि जो बातें हैं उनको दबाया जाए, तो वो खुल जी। के कभी भी सामने नहीं आएगा। कल को आपका मेरा भाई कोई होता है, तो वो कभी अपने दोस्तों को भी नहीं बता पाएगा कि नहीं, मेरे को ये बीमारी है, अगर कुछ हुआ, आई हैव ड्रग्स इन द बैग, यू हैव टू डू मी दिस, जो बेसिक फर्स्ट एड है। तो हमारी जो लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट होता है और जो सोशल इम्पैक्ट होता है, इससे डील करने के लिए हमें मीडिया की काफी जरूरत है इस चीज में। ट्रू। तो ऐसे क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आपको लगता है कि करने से एपिलेप्सी थोड़ी इजी हो जाती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ कि एडवाइस की, स्लीप इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आपका जो एक बेसिक स्लीप पैटर्न है, उसको चेंज करने से काफी बार लाइफस्टाइल चेंजेस और ट्रिगर हो जाते हैं। दूसरी बात, आप और मैं ये तब बात कर रहे हैं, या उस पेशेंट की बात कर रहे हैं जिसको एक बार आ चुका है जी। सीजर या खिंचुनी या मिर्गी, जो भी बोले। तो वो जब एक बार आ चुका है, तो डॉक्टर उनको एक ड्रग पे रखता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ड्रग रेजिमेंट से स्टिक करें। अगर बोला गया है दिन में 2 बार, तो वो सुबह और शाम का वो टाइम और वो गैप एग्जैक्टली वैसे ही मेंटेन हो। 15-20 मिनट इधर उधर चलता है, बट योर बॉडी इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड कि इस लेवल का ड्रग मेरे अंदर आ रहा है, तब मैं अब नॉर्मल नहीं हूँ। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप दो ही चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बोलूंगा, कि एक टाइम से दवाई खाएं, और दूसरा टाइम से सोएं। कई बार क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई के चक्कर में इस एज के ग्रुप, चाहे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए नाइट में इनको जागना पड़ता है, एंड कई बार सोशोलॉजी के लिए जागना पड़ता है। दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन दिस। इशू ये आता है कि फिर अगर कभी ये सीजर आउटब्रेक आया, तो उसके बाद हमें फिर दवाइयां चलानी पड़ेंगी फॉर अ लॉन्गर टाइम, जब तक सीजर फ्री पीरियड नहीं। हमें राइट। सीजर फ्री पीरियड मतलब देखने के लिए आप ये समझ लीजिए कि 2 साल का तपस्या है। 2 साल तक के आप सही टाइम पे दवाई खाओ, एंड यू लीड अ नॉर्मल लाइफ स्टाइल अलॉन्ग विद, आपको करने के लिए कुछ भी मना नहीं है। जो मना है आपकी सेफ्टी के लिए मना है। यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू गिव एवरीथिंग टाइम।
आप सब दोस्तों में भी जाओ, सब कुछ करो, बट बी वोकल अबाउट इट कि हाँ है यार, कोई ऐसा चीज नहीं है जो आगे नहीं होगा। दोस्ती हमारी 10 साल, 15 साल, 20 साल रहेगी। ये दवाई 2 साल खा रहा हूं मैं, कुछ नहीं होता है। अगर कुछ हुआ तो तेरे को ध्यान रखना है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट टच किया है। इनफैक्ट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके आसपास के लोगों को इसके बारे में पता हो, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो इसे मैनेज कर पाए। विच एक्चुअली रिमाइंड्स मी दैट सो मेरे एक भाई हैं, कजिन है, शी उनके भी 2 साल पहले बेटी हुई एंड शी वॉज बोर्न विथ एपिलेप्सी। कुछ ओके। इट्स अ रेयर ऑफ केस। बट हमने पिछले 2 साल में खुद वो इम्प्रूवमेंट सिर्फ इसलिए देखा है बिकॉज उसके जो आसपास का एनवायरमेंट था वो वैसा बना दिया गया, वेयर हर स्लीप पैटर्न्स वो मॉनिटर, दवाई मिस नहीं करना, लाउड नॉइसेस के पास वो ट्रिगर होती थी तो नहीं करना, प्लस ऑल्सो डूइंग थिंग्स दैट एक्चुअली मेड हर हैप्पी। तो आई थिंक ये कुछ चीजें आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं। और विच ब्रिंग्स मी एक्चुअली टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, छोटे बच्चों को तो उतना स्ट्रेस होता नहीं है, लेकिन बड़े लोगों में बहुत स्ट्रेस होता है। तो एपिलेप्सी के दौरान आई एम अज्यूमिंग दैट स्ट्रेस मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे किया जाए डेली लाइफ में? वेरी गुड क्वेश्चन। जस्ट मैं आपके पिछले पॉइंट पे मैं एक बार कमेंट करना चाहूंगा। जैसे जो बच्चे के बारे में आपने बताया, अभी जस्ट परसों ही हमें तो ऑप्शन और ओपिनियन पूछने वाले रोड पे ही मिल जाते हैं। तो जी। एक बंदे से बात हो रही थी, उसने बोला कि मेरे घर पे एक बच्ची है जिनको सेम आपके तरह हो रहा था, एंड उसका इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हो रहा था काफी दिनों से। काफी हॉस्पिटल्स, काफी जगह गए, एंड प्रॉब्लम ये थी कि हमको तो जो हो गया है वो समझा दिया गया कि बर्थ पे एक इंजरी हुई है, जिसको हम लोग हाइपोक्सिक इंजरी बोले हैं, एंड उसके कारण से इसका भी है। बट मैं जब से उस लड़की को अपने गांव ले गया हूँ, मेरे गांव में वो बहुत बेटर है। तो ऐसा क्यों? तो मैं उसको ये समझाया, एंड मैं समझाने से पहले वो खुद भी बता पाया कि जो इंटरेक्शन है, मतलब जी। आज के जमाने में अगर कल को किसी बच्चे को होता है, कोई पेरेंट्स उनको कितना टाइम दे पाएंगे? एक शहर में जो पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग जॉब में हैं, उनके लिए केयर टेकर रख पाएंगे और कितना टाइम दे पाएंगे? बट एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कि वो रोज 10 लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो उनका बिहेवियरल चेंज हो रहा है। मैंने उनको और आपको एक और बात अपने मैसेंजर्स, अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि जो बच्चे का ब्रेन होता है, इट इज द हाईएस्ट एफिनिटी टू इम्प्रूव। ठीक है। राइट। कई बार हाफ ब्रेन भी बहुत बढ़िया काम करने के लिए होता है। तो ऑल वी हैव टू गिव इज चैलेंजेस। चीजें कंट्रोल करना है, लेकिन डेली एक्टिविटी और इंटरेक्शन बढ़ा बढ़ा के चैलेंजेस देने हैं, सो दैट एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। नाउ कमिंग टू राइट। योर क्वेश्चन मैम। तो आपने पूछा था कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, एंड स्ट्रेस बीइंग अ ट्रिगर फैक्टर इन एपिलेप्सी। टू बी ऑनेस्ट, देखिए क्या कई स्टडीज ऐसी भी आई हैं, स्टडीज के बारे में थोड़ा बात कर लें। कई स्टडीज ऐसी आई हैं, अब हटा देते हैं हमको सीजर के बारे में, पेट के बारे में बात करते हैं कि यार ये कैंसर है, ये कैंसर जो है ठंडे पानी पीने से कम होता है। ठीक है, आई एम नॉट नेमिंग एनीथिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये स्टडीज हैं, विद प्रूफ है। एंड कई बार कई जगह पे है कि कॉफी पीने से ज्यादा होता है। स्मोकिंग भी डेफिनेटली नो कि ये एक रिस्क फैक्टर है ही है। तो जो बंदे स्मोक और सिगरेट मतलब स्मोक के साथ कॉफी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, तो वो जो एक है ना कंफाउंडिंग फैक्टर है। इन द सिमिलर वे मैं ये समझाना चाहूंगा कि जो एपिलेप्सी है, उसके लिए फिजिकल स्ट्रेस एक फैक्टर तो है ही है, बट मेंटल स्ट्रेस एक कंफाउंडिंग फैक्टर है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस को आप क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे कि किसके राइट। लिए कितना ज्यादा है। तो कभी भी ऐसे हम बता नहीं पाएंगे कि मेंटल स्ट्रेस के कारण ही सीजर हो रहे हैं या नहीं। उसको झुठलाया भी नहीं जा सकता है, एंड उसको कंफर्म भी नहीं किया जा सकता है। एक चीज जरूर की जा सकती है कि ये सूडो सीजर भी हो सकता है। सूडो सीजर अब क्या हुआ कि जस्ट मतलब पेशेंट खुद नहीं जानेगा, खुद उसको पता नहीं होगा, बट टू गेट गेन सेकेंडरी अटेंशन। मतलब मेरे को घर पे कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन एक बार मेरे को ऐसा हुआ था तो सब पूछे थे कि अरे यार कैसा है तू, ठीक है, बढ़िया है। तो मेरे को यही हो गया है शायद, एंड इट इज गॉट वेरी इट। कॉमन कि वो भी देखा जाता है। तो स्ट्रेस का इन्वायरमेंट मिनिमम रखने के लिए भी सबसे बेसिक चीज है, बीइंग ह्यूमन, हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। राइट। इंटरेक्शन आपका सारा चीज को ठीक कर सकता है। ऑलवेज स्पीक अबाउट व्हाट यू फील, एंड साथ ही साथ म्यूजिक, लाइट एनवायरनमेंट रखना, दैट इज ऑल व्हाट आई कैन ओपाइन। बट डेफिनेटली इवन विद एवरीथिंग, स्ट्रेस आपके और मेरे जीवन में भी एक नॉर्मल
लेवल पे होना भी चाहिए. इट गिव्स यू अ इम्प्रूवमेंट इन लाइफ. I agree. Those challenges are what makes us sharper in life, I believe. एग्जैक्टली, Uh, वेरी वेल सेड. सर थोड़ा सेफ्टी की बात करते हैं. देखिए, मैंने खुद अपने आसपास केसेस देखे हैं वे पीपल आर वेरी अवेयर एंड वो कुछ एक सर्टेन रूल्स हैं जो फॉलो करते हैं बिकॉज दे नो कि उनको ये सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. तो क्या है ये प्रिकॉशंस जो एपिलेप्सी जिनको है उनके लिए घर के लोग या आसपास के लोग ले सकते हैं ताकि इंजरी वगैरह अवॉइड कर सके? ये मैं दोनों चीज पे बताऊंगा. एंड मैं स्पेसिफिकली पहले बताऊंगा कि जब एपिलेप्सी आए तो भी क्या करना है और क्या नहीं करना है, एंड अभी क्या करना है जब पेशेंट का पता चल गया कि एपिलेप्सी है. स्पेसिफिकली इंडिया में तो खैर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड नहीं होता है, बट बाहर में तो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए जाते हैं. दे आर नॉट अलाउड टू ड्राइव बिकॉज इट इज नॉट फॉर सेफ फॉर देम और एनीवन ऑन द रोड. क्योंकि सीजर 99% नहीं आएगा, बट वो ये है कि 1% आएगा एंड यू आर ऑन अ व्हीकल दैट कैन लीड टू अ डेथ विच इज अवॉइडेबल. तो बाहर में तो ये चीज एकदम मना है, एकदम लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है. तो यहाँ पे भी हम यही हिदायत देते हैं कि आप लोग सब कम से कम गाड़ी ना चलाएं. दूसरा चीज यही कहते हैं कि टाइमिंग ऑफ ईटिंग मेडिकेशंस तो बता ही दिया है, स्लीप एडिक्वेसी बता दिया है. ये सारी चीजें प्रिकॉशनरी हुई. नेक्स्ट चीजें जो हुई कि कभी आप देखे, आप और मैं अगर आज देखे कि एक पेशेंट को सीजर आ रहा है, हाथ पैर पूरे झटके मार रहे हैं, तो कभी भी उसका हाथ पैर को रिस्ट्रिक्ट करने का कोशिश मत करो, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो गलत है. वो उनका मूवमेंट के कारण, रिस्ट्रिक्शन के कारण आप उनमें फ्रैक्चर्स भी कॉज करा सकते हो. राइट. बेटर अगर पेशेंट एक बैठा बैठा हुआ पेशेंट को आ रहा है, बेटर है उसको लाइंग डाउन पोजीशन में कर दो. लाइंग डाउन में भी एक साइड में, लेफ्ट लैटरल इज अ बेटर पोजीशन. साइड में करने से क्या होता है, कई पेशेंट्स मोटे होते हैं, उनका टंग फॉल हो जाएगा, उनका एयरवे का आवाज आएगा, सांस ले रहे हैं लेकिन आवाज आने लग जाएगा. जी इसीलिए इसे भूत से भी लिंक किया गया कि यो जी भूत आ गया, आवाज आ रही है. जी तो जी. बेसिकली होता है वो टंग का फॉल बैक. तो ये सारी राइट. चीजें जब आप एक साइड पोजीशन कर देते हो तो वो कम होने के चांसेस होते हैं. कभी पेशेंट को पानी पिलाने की कोशिश उस समय मत कीजिए. पानी चेहरे पे मारना है, बालों में ठंडा पानी लगाना है, दैट इज ओके. बट लेकिन ये है कि ये सारी चीजें भी कोई ऐसा नहीं है कि फायदा देंगी, बट दैट इज एक्सेप्टेबल कि ठीक है, लेकिन पानी पिलाना बिल्कुल भी नहीं उस समय. जी. जस्ट वेट फॉर द टाइम. अगर 5 मिनट के अंदर ये चीज खत्म हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है. पेशेंट को होश आने में कई बार 10-15 मिनट और लग जाता है झटके खत्म होने के बाद. बट अगर नहीं हो रहे हैं तो इमिडिएटली हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है. ऐसे केसेस में आधा घंटा से ऊपर पेशेंट सीज करता है तो कई बार मतलब कंटिन्यूअस सीज करता है, या कई बार दो सीजर के बीच में अगर होश भी नहीं आया, मान लीजिए अभी सीजर हुआ 2 मिनट, फिर बेहोशी रहा पेशेंट, फिर दोबारा सीजर हो गया, इसको भी हम लोग एक मेडिकल टर्म देते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस. ठीक है. इसके मैनेजमेंट में भी बहुत 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 डिटेल्ड इवेल्युएशन और मैनेजमेंट चाहिए होता है, एंड पेशेंट को एक अच्छा टर्शरी केयर सेंटर में ले जाने की जरूरत होती है. ओके. तो सर ये तो आपने बताया कि जब हमें हो रहा है या जब ट्रिगर्ड है ऑलरेडी एपिलेप्सी का, जब आपको आ रहा है सीजर, तब क्या करना चाहिए. उसके अलावा भी क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रिकॉशनरी तौर पे फैमिली और आसपास के लोगों को पता होनी चाहिए या करना चाहिए? और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो चम्मच लगाते हैं लोग अक्सर जब सीजर्स होते हैं, उसकी भी पीछे कारण बताइए ताकि हमें पता चले कि वेदर टू डू इट और टू नॉट. देखिए, चम्मच लगाने के लिए मुंह आवाज कर रहा होता है, कई लोग सिर्फ बाहर बाहर में लगा देते हैं. ठीक है. चम्मच लगाने का जो बात है ना, वो एक्चुअल में आपका जो टंग डिप्रेशर है, जैसे टंग फॉल बैक हो रहा है जो मैंने अभी आपको बताया, टंग फॉल बैक होगा तो इसको सांस लेने में भी दिक्कत होगी. ठीक है. क्योंकि पेशेंट इज अनकॉन्शियस, तो उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो, तो मोटिव ये होता है कि टंग डिप्रेस किया जाए. उसके ओके. लिए आपको टंग का बैक, मतलब चम्मच का बैक से आप ले जा करके डिप्रेस करते हैं लोग. बट आई वुड सजेस्ट कि 90% ऑफ द व्यूअर्स ये ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे. जी. एंड ये भी मैं जानता हूँ कि वो पेशेंट को अगर नहीं करोगे तो भी वो पेशेंट अपना एयरवे प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ द पेशेंट ओबीस नहीं होते. जो राइट. सीजर आ रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, वो गांव वाले पेशेंट, थिन लीन ऐसे करके जो देखा है मैक्सिमम केसेस.
तो अगर वो रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये आवाजें नहीं आ रही हैं, तो ये सारी चीजें करने की भी जरूरत नहीं है, इवन घर पे भी। तो राइट। दैट इज माय टेक होम मैसेज कि वो जो चम्मच लगाते हैं वो लगाते हैं इनिशियली टंग को फॉल बैक से बचाने के लिए, बट अभी जब भी आप देखेंगे कि यहीं तक, अरे और डर लगता है, सामने वाला भी डर जाता है कि मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, मैं और क्या प्लस कर सर पाऊँ। चोट भी लग सकती है, वो दांत में अजीब सा चम्मच फंसा देना जब वाइल इट इज वाइब्रेटिंग कैन बी डेंजरस फॉर द पेशेंट ऑल्सो। टंग बाइट भी होता है, टंग बाइट भी होता है, इट इज कॉमन, बट इट इज नॉट दैट डेंजरस एज ऑफ अ थिंग कि वो मैनेज नहीं हो। Correct, correct. I'm loving this conversation about epilepsy. We are breaking so many stereotypes right now. Schools में, वर्क प्लेस पे, बाहर कैसे मैनेज की जाए एपिलेप्सी? स्कूल्स में, वर्क प्लेस में, और कहीं पे भी बाहर, द फर्स्ट थिंग इज टू बी ओपन अबाउट इट। दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एपिलेप्सी डे, वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एपिलेप्सी वीक ऑल्सो। वी हैव जस्ट Yeah. बीन इन द पास्ट मंथ, अप्रैल में था, एंड जी। 26 मार्च को वर्ल्ड एपिलेप्सी डे होता है। वी वोर अ पर्पल रिबन, ठीक है। राइट। एंड साथ ही साथ इसका मतलब क्या है कि पैम्फलेट्स भी बचने चाहिए। स्कूल्स में एक बेसिक एजुकेशन होनी ही चाहिए, बिकॉज क्योंकि अगर आप अपने भाई या बहन को किसी भी स्टेज पे देख सकते हो, लेट अस एज्यूम कि कोई अगर क्लास 2 का बच्चा है तो वो अपने बड़े भाई को भी देख सकता है, एंड जब वो बड़ा होगा, इफ ही नोज अबाउट द दिस बेसिक इंफॉर्मेशन, राइट। ही कैन गाइड द पेरेंट्स ऑल्सो। पेरेंट्स का इग्नोरेंस भी अभी बहुत है सोसाइटी में। तो एक अगर बच्चा स्कूल में कुछ सिखाया जा रहा है उसे, तो इस चीज के बारे में और इसका टैबू तोड़ा जाए। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग व्हिच हैज टू बी डन। वेल, वेरी वेल सेड सर। अब बात करते हैं, क्योंकि हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप्स या एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, क्या एक एपिलेप्टिक पेशेंट ये सब कुछ कर सकता है? कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स एंड ड्राइविंग आर द स्पेसिफिक थिंग्स जो कि मना होते हैं, क्योंकि मतलब एपिलेप्सी, अब कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स से रिस्क क्या होता है मैम कि अगर आपका हेड इंजरी हो गया, इफ यू ब्लीड विद इन द ब्रेन, then your chances of again getting an seizure is more than a normal person. राइट। क्योंकि me being a neurosurgeon, I am treating with opening of the skull very often, ठीक है। हमें मेडिसिन दे करके नहीं, खोल करके काम करना ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, तो ये चीजें जब होती हैं, जब कॉन्टैक्ट स्पोर्ट होता है या कोई एक्सीडेंट होता है, तो कोई एक पेशेंट जिसको सीजर आता है, बहुत कम देखा है हमने कि वो पहले से सीजर नहीं आता हो। मतलब एक जी। पेशेंट को सीजर आया है पोस्ट इंजरी, मोस्ट लाइकली वो पहले भी था, लेकिन यही अगर पहले कभी भी नहीं था तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज सेड इट इज बीन अवॉइडेड। एक और रिलेशनशिप्स के बारे में आपने बात की, तो एक मूवी आई थी अभी वरुण धवन और जानवी की, लास्ट जी, ईयर। जिसमें वो शी हैड एपिलेप्सी, शी डजंट इन्फॉर्म, एंड देन वो पूरा एपिसोड दिखाया वेल शी मैनेजेस इट वेरी वेल एंड देन टॉक्स अबाउट इट। एग्जैक्टली, सो दैट इज अ वेरी गुड मूवी, एंड अनफॉर्चुनेटली काफी पॉपुलर नहीं हुई थी। उसके जी। गाने भी काफी अच्छे हैं, तो आई वुड रेकमेंड कि रेडिया जब आई थिंक मूवी का नाम ऐसे था। मूवी आए हैं। राइट। तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि रिलेशनशिप्स तो ऑफ कोर्स नॉर्मली रख सकते हो एज लॉन्ग एज यू आर कम्युनिकेटिंग, टॉकिंग टू द अदर पर्सन। थोड़ा सा बताइए ट्रैवलिंग और सोशल इवेंट के बारे में क्या कहना है? सोशल इवेंट्स आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड बिकॉज लाउड म्यूजिक, लाउड लाइट, अगेन इट्स अ ट्रिगर मे बी, बट व्हाट अबाउट ट्रैवलिंग? लाइक अगर आपको पसंद है एंड यू गो विद पीपल हु नो व्हाट एपिलेप्सी इज। देखिए, ट्रैवलिंग टू बी ऑनेस्ट, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन और स्टडी में जाएं तो कहीं पे भी कुछ भी मना नहीं है, एज लॉन्ग एज मीन्स यू। देखिए, पहला 6 मंथ्स के पीरियड में हम बात करेंगे, तो जैसे पहले बार में पता चलता है एंड वी गेट अ बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस डन, जिसमें एमआरआई ब्रेन, ईईजी एक्टिविटी, एंड आजकल के जमाने में वीडियो ईईजी भी होता है, जिसमें हम एक पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं एंड वी डू नॉट गिव हिम ड्रग्स, एंड वी नीड टू सी कि ये कैसे तरीके से सीजर शुरू हो रहा है, along with the graphs what we read, द नॉर्मल एक्टिविटी।
तो ये सारी चीजें जो है पहले 6 मंथ्स में तो आपको एक आइडिया हो ही जाता है कि ये सीजर का किस टाइप का है। तो इन मेनी पेशेंट्स हम ये रेकमेंड मतलब कभी उनको लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन स्टॉपेज करते ही नहीं है कि राइट। आप ये ना करो। यू आर ओपन अबाउट इट, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, जस्ट यू हैव टू बी अवेयर एंड यू हैव टू टेक योर मेडिकेशंस ऑन टाइम। कई बार हम जो बात कर रहे हैं सारी सीजर्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि जिसमें आप और मैं और हमारे दर्शक ये इमेजिन कर रहे हैं कि हाथ पैर झटका आया, पेशेंट बेहोश हो गया। लेकिन सीजर एक छोटे सीजर की तरह भी फॉर्म में आ सकता है, जिसमें आपके उंगली हिल रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, इट इज विदाउट योर कॉन्शियस एफर्ट, आप देख सक रहे हो एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट ऑल्सो। दिस इज कॉल्ड पार्शियल सीजर, इसमें आप बेहोश नहीं हुए हो। तो even everything which we are talking about, the entire seizure domain spectrum, दोनों ही केसेस में, किसी भी केस में आपको लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो एक लिमिट लेवल तक ही दिया जा रहा है। वी आर नॉट इन ट्राइंग टू इन्फोर्स एंड कर्टेल योर लाइफस्टाइल, क्योंकि आई नो कि जो एक लाइफस्टाइल चेंजेस है, एक सर्टन थिंग्स है कि पेशेंट को भी क्वालिटी ऑफ लाइफ देना हमारा ही काम है। कि एंड आजकल के पेशेंट्स को मैं स्पेसिफिकली, जब मेरे पास भी कोई पेशेंट आता है, मैं स्पेसिफिकली खुश होता हूँ व्हेन अ पेशेंट डिमांड्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि ये या इंडियन पेशेंट्स में नहीं है, बट बाहर के पेशेंट्स काफी अवेयर होते हैं इन एनी डिजीज। दे सेड कि ये दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए, ऑपरेट करना है, करो, बट आई वांट टू बी फिट बाय टुमारो। So the ट्रू। quality of life is required and that quality of life should be demanded. तो ऐसे कोई भी ड्रग्स नहीं है जिसके साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ मैनेज नहीं हो। जो थोड़े बहुत प्रिकॉशंस है वो हमें लेने ही पड़ते हैं, इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या ड्राइविंग। दीज आर द recommended गाइडलाइंस। बट अदर देन दैट वी ऑल्सो वांट कि हमारे पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर ना करें एंड सोशलाइज कर पाए। वाओ, वंडरफुल। वैसे मैं थोड़ा सा डर गई हूँ, ये जो आपने कहा इनवॉलेंट्री मूवमेंट, सर ये तो मेरे भी कई बार अंगूठा ऐसे ऐसे हो जाता है, मसल्स ऐसे ऐसे हो जाता है। शुड आई बी स्कैर्ड? शुड आई कम एंड विजिट यू? हाँ, यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट मी, बट ऐसा कोई जरूरत नहीं है इस चीजों के लिए। इस चीजों के लिए भी पेशेंट्स आते हैं कई बार, इस चीजों के लिए भी पेशेंट्स आते हैं, एंड देन वी हैव टू जस्ट रीअश्योर देम दैट दिस इज ऑल्सो अ नॉर्मल थिंग विच इट वर्क्स। Okay, so it's a normal thing, it will work. I'm absolutely fine. So moving on. एब्सोल्युटली। सर, एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी जूझ ही रहे हैं इससे, बट द केयर गिवर्स जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप क्या कुछ एडवाइस या टिप्स देना चाहोगे? केयर गिवर्स आर मोस्ट वाइटल पीपल हु आर अराउंड। उन्हें पहले डिजीज के बारे में कभी भी सारी चीजें बतानी तो जरूरी है ही है, बट उन्हें ये कॉन्सेप्ट भी समझाना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने बोला कि आपके किसी कजन का इशू हुआ है, जी। तो अगर उनके पेरेंट्स या उनके घर वाले और ये नहीं समझे एंड उन्हें फ्रीडम या लिबर्टी नहीं दे, तो वो पेशेंट खुद में एक अपने आप को कुकून में बांध लेता है। he ट्रू। never opens up about it to the family, and अपने फैमिली से जब ओपन नहीं कर पाएगा तो इट इंक्रीजेस द इनसाइड स्ट्रेस लेवल, एंड इसी कारण कई बार दवाइयां मिस हो जाती हैं। कितने बार तो पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि हम दवाई लेना चाहते हैं बट इरिटेट होकर के नहीं लेते, घर वालों से लड़ाई हो गई तो उस दिन छूट गया, ये हो गया तो उस दिन छूट गया। तो बेसिकली घर वालों को अपना ओपन माइंड रखना होगा। ऑल्दो डिजीज के बारे में हमने इंफॉर्मेशन इतनी देनी है, सब कुछ काउंसिल करना है, लेकिन घर वालों को उस समय इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप ये समझो कि आप सामने वाले की लाइफ को रिस्ट्रिक्ट ना करो। यू हैव टू गिव फेदर्स टू फ्लाई। वाओ, दिस इज अ वेरी न्यू एंगल, बिकॉज यूजुअली बहुत सारी बीमारियों में केयर गिवर्स के लिए भर भर के एडवाइसेस और टिप्स होती हैं टू फॉलो, बट दिस इज एक्चुअली समथिंग वेरी सिंपल। यू हैव टू लेट देम बी एंड यू हैव टू गिव देम द फ्रीडम टू डू दैट दे कैन डू। So, sir, it has been wonderful speaking to you. Are there any final thoughts जो आप मेरे listeners को, मेरे audience को बताना चाहोगे about epilepsy or what they should do in a case like that? देखिए, मैं जो बताना चाहूंगा, मैं यही बताना चाहूंगा कि एपिलेप्सी एज सच कोई भी गूगल करके सर्च करके करने नहीं जा रहा। जब उसके भाई या बहन को या किसी को आता है तो ही उसके बारे में पता करता है, या सेल्फ किसी को भी जब आया तो उसके बारे में पता करता है। तो गेट इट थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड।
एक बार अपने बारे में जो भी बीमारी कभी भी हो उसका नॉलेज और अवेयरनेस रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। Yeah. स्टेप 1 इज दिस, जब ये चीज हो गया है देन बी वोकल अबाउट इट, बी वोकल अबाउट इट। चाहे वो उन आपके भाई के पेरेंट्स हुए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हुए, everybody needs to understand the expression and have to be in a environment which lets the person live his life। क्योंकि कोई भी चीज का एक शॉर्टकमिंग आ रहा है तो वो शॉर्टकमिंग ना लगे। हर बार उसको ड्राइव करने के लिए मना करोगे तो वो एक दिन बिना बोले ड्राइव करेगा। तो यू हैव टू मेक द इम्पोर्टेंस अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इन मेनी वेज कि उसकी लाइफ भी थोड़ी सी है। अगर हमने उसकी लाइफ में थोड़ा कम इम्पैक्ट किया तो हम और कितने अच्छे तरीके से उसको फ्रीडम दे भी सकते हैं अपनी तरफ से। स्पेसिफिकली Wow, एक चीज और that's मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अल्कोहल इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ट्रिगर एंड इट शुड बी अवॉइडेड, डेफिनेटली अवॉइडेड, क्योंकि ये आपका माइंड एक्टिविटी भी बढ़ा देता है एंड ये जो स्ट्रेस क्रिएट करता है अननेसेसरी बर्डन भी बढ़ा देता है। तो इनिशियली जब आपका डायग्नोज हुआ है यू शुड बी लाइक जब तक सीजर फ्री पीरियड चल जरूरी है एंड काफी मेडिकेशंस के साथ भी इंटरेक्शन होती है। तो yeah. आपने जस्ट अपफ्रंट ये क्वेश्चन पूछा नहीं, बट आई थॉट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो चाहे व्यूअर्स यंग हो ओल्ड हो उन्हें पता होना चाहिए कि यूथ है ठीक है, लेकिन पेरेंट्स और गाइडेंस इसीलिए मिलती है सो दैट यू कैन डू अ फ्रूटफुल लाइफ आउट ऑफ योरसेल्फ। Well, आपने बहुत अच्छा किया ऐड करके, एंड लाइक डॉक्टर जितेश हैज ऑलरेडी टोल्ड अस मेनी अ टाइम्स कि epilepsy can be managed, you can lead a normal lifestyle as long as you're just following these simple guidelines that are there। और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो किसी भी हालत में अच्छा नहीं होता, चाहे आप हेल्दी हो या अनहेल्दी हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर जितेश, इट हैज बीन अ प्लेजर स्पीकिंग विथ यू, और हमने एपिलेप्सी को समझा, उसके बारे में जाना, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू वंस अगेन।